This content is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor or planner. It's crucial to consult with your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely in stocks and mutual funds. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आपको आइडिया आ गया होगा कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन किस तरह से देखा जाता है और आपके फंड्स आप उस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिड कैप फंड्स विद बेस्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन कौन से है। तो ऑलमोस्ट 29 मिड कैप फंड्स मार्केट में अभी है, उनमें से 20 फंड्स को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो बाकी फंड्स को मैंने उनके एएम कम थे, एआईओ जस्ट लॉन्च हुए, तो उनको मैंने पहले से ही डिस्कार्ड कर दिया है। तो अगर आपका फंड उस पर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आपके फंड के साथ कंटिन्यू रहिए। देखिए, आपको फंड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। 15%, 14-15% का रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रखिए, तो आपका जो ये जर्नी है एकदम सही जाएगी। अगर आप हमेशा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो आपको हमेशा तकलीफ रहेगी। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे वही क्राइटेरिया अपना स्कीम नेम्स और फिर अल्फा बीटा सॉर्टिनो, जो आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया यूज किया जाता है वो ये है। और फिर क्रिसिल रेटिंग है, एईएम 1 वीक से लेके 10 साल तक का रिटर्न्स। कोई फंड्स का आप देख सकते हो कि रिटर्न 10 साल हुए नहीं पूरे, बट उनको भी इंक्लूड किया हुआ है, तो देखने के लिए कि कोई फंड मिस आउट ना हो जाए। तो देखिए, अगर हम अल्फा के हिसाब से जाए, क्योंकि हर एक फंड को एक अल्फा जनरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है तो हमें उस फंड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इस फंड का हमको पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं रखना है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे, ये 5 फंड्स जो है, 6 फंड्स, 1, 2, 3, पीजीएमआई मिड कैप, डीएसपी मिड कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ, यूटीआई मिड कैप, मिराय एसेट मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप, ये बिल्कुल भी अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिव अल्फा है काफ़ी। बाकी अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम अल्फा उसी पीरियड में 9, 9.71, 8.94 ऐसा बाकी के फंड्स ने जनरेट किया हुआ है। तो आपके ये फंड्स क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे, इसके बारे में जनरली सोचना पड़ेगा। कि अगर आपके पास ये फंड है, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो इसको हमको देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि इनमें 5 फंड में अगर सॉर्टिनो भी इनका काफ़ी कम है, 1, 2, 3 फंड्स का, मेरा एसेट का ठीक है, बट अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में मेरा एसेट का फंड रिटर्न्स बिल्कुल जीरो है। नेगेटिव तो नहीं है लेकिन जीरो है, बट नेगेटिव के हिसाब से ही है। और देखिए, यहाँ पे भी क्वांट का एक फंड है जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिया हुआ है। बाकी फंड्स के पॉजिटिव रिटर्न्स है, बट अगर आप देखेंगे जब रिटर्न्स दिए हुए, बट बाकी अगर आप देखेंगे उनके कंपैरिजन में 1 साल में कुछ फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हुए 10% के ऊपर। ठीक है, तो इन फंड्स को हम अभी आउट कर रहे हैं अपने क्राइटेरिया से। तो अगर आपके पास ये फंड्स है, अगर आपको 15% के करीब रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, तो आप उनके साथ बने रहिए, कुछ समय तक देखिए क्या चल रहा है, उसी के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कौन से फंड्स ने 1 साल में रिटर्न्स निकाल के दिए। पिछले 1 साल काफी टफ रहा है, उसमें से पिछले 6 महीने काफी टफ रहे, स्पेशली इलेक्शंस के बाद और अक्टूबर नवंबर से। तो देखिए, पिछले 1 साल मतलब जैन से लेके जैन तक अगर आप देखेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स दिए क्वांट मिड कैप। क्वांट का तो आप जानते हो कि फ्रंट रनिंग का केस सामने आने के बाद काफी सारे फंड्स पिटे हुए हैं, उसमें मिड कैप तो सबसे ज्यादा पिटा हुआ है। और मेरे पास भी एज ऑफ नाउ क्वांट का सिर्फ मल्टी एसेट कैप फंड है, और जो क्वांट का एक्टिव फंड था मैंने उसको दिसंबर में क्लियर कर दिया था, क्योंकि जब रिटर्न्स नहीं दे पाएगा तो फंड्स को क्लियर करना चाहिए। देखिए, नेगेटिव रिटर्न्स, और बाकी अगर देखेंगे उसी कंपैरिजन में 18% भी रिटर्न्स कोई फंड ने बना के दिया है। 10% से लेके इनको मैंने ग्रीन किया हुआ है, बाकी भी पॉजिटिव रिटर्न्स है बाकी फंड्स के। तो इस फंड को देखिए, अगर आपके पास है ये फंड, देखिए 2018 के बाद जब क्वांट एएमसी ने एस्कॉर्ट को टेक ओवर किया, उसके बाद उनके परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट पिछले कुछ फ्रंट रनिंग का केस सामने आने के बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है। अगर आपके फंड पास ये फंड 5-6 साल से है, तो आप इसके साथ कंटिन्यू कीजिए। ये रिस्की फंड है, और नए इन्वेस्टर्स को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रिस्क नहीं लेना, जो यंग एज में है, 21-22 साल के और इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है। उनके पास 20-25 साल का टाइम है, तब तक फंड काफी अच्छा ही करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट जो अभी 30 साल या उसके बाद के इन्वेस्टर्स है, उनके लिए उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जो रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहते हैं, तो ये फंड उनके लिए नहीं है। तो एज ऑफ नाउ के लिए मैं फंड को आउट कर रहा हूँ, बिकॉज इतना
बाकी अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं तो आपका फंड एटलीस्ट यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, इवन नॉट 10% नहीं तो एटलीस्ट पॉजिटिव में होना चाहिए था। ये मेरा एक कंसर्न है। उसके बाद देखिए आता है फंड, अगर हम देखेंगे 1 ईयर में तो सारे प्रॉफिटेबल में हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से फंड ऐसे हैं जो 2 साल में ईयर टू डे में जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, मतलब पिछले मार्च का डेटा है, मार्च फर्स्ट वीक का, तो पिछले मार्च 2024 का से लेके अभी तक मार्च फर्स्ट वीक का, तो देखिए उसमें 2 ही फंड ऐसे हैं जो मोतीलाल ओसवाल और HSBC मिड कैप, जिनका नेगेटिव -20 तक है। बाकी अगर आप देखेंगे SBI -10 जा रहा है। बाकी इन्होंने ऑलमोस्ट उसके डबल रिटर्न्स नीचे चले गए, -10 कहाँ पे है और -20 कहाँ पे, और फिर काफ़ी डिफरेंस भी है। देखिए 16% ही लास्ट है, उसके बाद सीधा -20 -21। अगर आप HSBC को देखेंगे तो यहाँ पे भी उसकी पिटा हुआ है बाकी के कंपैरिजन में, और टाटा ही है। उसके बाद वापस HSBC यहाँ पे भी है 3 महीने में, और यहाँ पे भी उसका सबसे मैक्सिमम गिरा है 1 मंथ में, और ये 1 वीक में थोड़ी रिकवरी है। बट ये जो पीरियड है इसमें काफ़ी गिरा, क्योंकि 1 वीक में तो मार्केट ऊपर ही आया था लास्ट पिछले 1 वीक में 1-2 दिन। तो देखिए यहाँ पे बीटा भी हाई है, क्रिस्टल रेटिंग 4 दे के रखा हुआ है, बट ये बिल्कुल भी इसके साथ जो मैच नहीं हो रहा है। सॉर्टिनो यस मैच हो रहा है, बट मेरे हिसाब से ये फंड नए जिनके पास है आप रखिए, रिटर्न देखिए 15% के करीब है 10 साल में, देखिए ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न सबका ही आता है। बट नए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सडनली आप ऐसे फेज में आ जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है कि बाकी फंड्स देखिए, समझ में आ रहा है ना। तो ये फंड भी ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे ये फंड, बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन। और अल्फा भी जनरेट नहीं कर पा रहा है। अगर देखेंगे अल्फा 1.22 का है, AUM भी ऑलमोस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी बढ़ गया है AUM, जबकि आप मोतीलाल ओसवाल का देखिए डबल ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा AUM है। तब समझ सकता हूँ कि यहाँ पे उसका गिरा हुआ है, यहाँ पे जो रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आया हुआ है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, और यहाँ पे उसने रिकवरी दिखाई है 6 महीने में। और सॉर्टिनो भी बढ़िया है, बट अल्फा भी जनरेट कर पा रहा है, बहुत बढ़िया अल्फा जनरेट कर पा रहा है, इसलिए HSBC इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट नाउ, मतलब इसके लिए नहीं है। जो नए इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत अच्छे फंड्स अभी नीचे आप देख सकते हो, 12 फंड बच गए हैं, उसमें से आप किसी भी एक ही या 2 फंड को सिलेक्ट करना है, उस फंड को आपको हमको आउट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम वापस अल्फा वाला क्राइटेरिया पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए टाटा मिड कैप और SBI मैग्नम दोनों भी फंड्स, SBI का तो काफी नामचीन AMC है, पुराना फंड है, आप देख सकते हो 21,000 का AUM भी है, रिटर्न्स भी आप देख सकते हो बढ़िया है। बट एज ऑफ नाउ देखिए रिस्क नहीं ले रहा है एज इनके कंपैरिजन में। सॉर्टिनो बट बढ़िया है, क्रिस्टल रेटिंग 2 दी हुई है, और यहाँ पे भी रिटर्न्स 1 साल में बना के दिया है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं बनाया। 3 मंथ्स वगैरह में भी ऑलमोस्ट लेवल पे ही है, 1 मंथ में भी -6, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंसर्न है कि यहाँ पे अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए ना। हो सकता है कि AUM बढ़ गया है इसके लिए, बट अगर आप देखेंगे AUM तो इनका भी बढ़ा हुआ है, 49,000 1.71 का, ये देखिए 33,000 2.76, 73,000 4.86। जब ये अल्फा जनरेट कर पा रहे हैं तो ये दो जो फंड्स है अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे, इसका तो AUM भी कम है फिर भी अल्फा जनरेट नहीं हो रहा है, तो इन दोनों फंड्स को भी मैं आउट कर रहा हूँ। तो ये 2 SBI अगर आपके पास है आप रखिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के पास SBI मैग्निम हो सकता है, पुराने फंड्स है जो रेगुलर वाले हैं उनके पास हो सकता है, क्योंकि बैंक्स SBI में आपका अकाउंट है तो जो ये उनको ये SBI वाले चिपकाते रहते हैं फंड्स अपने। तो बट आई एम सेइंग कि फंड लंबे समय का फंड है, काफी टाइम से AMC चल रही है, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ अल्फा जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो ये सिचुएशन कैसी रहेगी आगे ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए इस फंड को मैं आउट कर रहा हूँ, ये 2 फंड्स को, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारे पास 10 फंड बचे हैं इसके बाद। ओके दोस्तों, अभी ये 10 फंड में से आप कोई भी फंड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अभी इसमें भी हम सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन से फंड किसको लेने हैं। देखिए ये जो फंड्स है जिनके AUM काफी बढ़ चुके हैं, जैसे HDFC, कोटक, निप्पॉन, इवन एक्सिस भी और मोतीलाल ओसवाल तो ठीक है, अभी पिछले 2-3 साल में ही परफॉर्म करना शुरू किया है, तो क्योंकि उसका ये देखिए यहाँ पे ना काफी मुझे कंसर्न वाला बात मुझे लग रहा है, यहाँ पे -20
18% आपका एक साल का वो रिटर्न था, सडनली आप -20 पे आ रहे हो। यहाँ पे भी आपने थोड़ा संभाला 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में भी आप जबरदस्त गिर रहे हो, और यहाँ पे भी आप गिर रहे हो, यहाँ पे भी आप 21% रिटर्न बना के दे रहे हो। 24,000 आपका है, 5 स्टार रेटेड फंड है। सॉर्टिनो आपका प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि बढ़िया है, बट और अल्फा भी आप जनरेट कर रहे हो। तो ये फंड जिनके पास है, आप आपका फंड एवरी 6 मंथ्स में रिव्यू कीजिए, देखिए क्या स्टेटस है, और एक फंड कोई साथ में रखिए, तो इट्स इजियर, सेम अमाउंट ऑफ SIP जा रही है दोनों में, तो मालूम पड़ जाता है देखने के लिए कौन सा फंड बढ़िया परफॉर्म करे ओवर द ईयर, और उसके बाद किसी एक फंड को ही रख के आपको चलना है, वो दूसरे फंड को आप आराम से उसका पैसा उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे करके ही आप और आपके गोल बेस्ड होनी चाहिए, वो तो मैंने काफी वीडियोस में बोला है। तो इस फंड को आपको देखते रहना है, क्योंकि ये फंड ने रिसेंटली 2-3 साल पहले ही रिटर्न देना शुरू किया है, तो आप उसको देखिए, ठीक है। तो ये जो फंड्स की बात कर रहा हूँ जिनका AUM काफी बड़ा है, ठीक है, 30,000 के ऊपर है, तो जिन इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हमको कम रिस्क चाहिए और बॉन्ड की तरह रिस्क नहीं चाहिए, बट ठीक है, एक फंड हमारे पास मिड कैप का होना चाहिए, और तो उनके लिए ये है जो जस्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, उम्र उनकी 30 के आसपास हो चुकी है, ऑलरेडी 10 साल इन्वेस्टमेंट उन्होंने मिस कर दिया, 30-35 में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फंड्स है, क्योंकि ये फंड्स कभी फेल होंगे ही नहीं, बढ़िया फंड है। इसमें अगर आप निप्पॉन को देखेंगे तो बीटा थोड़ा हाई है, बट बाकी अगर दोनों को देखेंगे, HDFC का 75, ऑलमोस्ट 73,000, 74,000 के करीब AUM है, फिर भी आपको रिटर्न्स बना के दे रहा है। तो तीनों फंड्स के आप रिटर्न देखेंगे 16%। इवन मोतीलाल ओसवाल का भी फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, इवन एडलवेस का देखिए, लेकिन इनके AUM अभी काफी कम है, तो ये नए इन्वेस्टर्स के लिए तो ये फंड्स है जो आपके जो इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क चाहते हैं, जैसे मेरे पास कोटक इमर्जिंग है, एक्सिस मिड कैप है, ठीक है। यहाँ पे उन दोनों का सॉर्टिनो उतना डाउनसाइड प्रोटेक्शन इन बाकी के कंपैरिजन में उतना ठीक नहीं है, बट यस AUM भी देखिए काफी बढ़ चुका है, तो वो जैसे मैंने कहा कि ज्यादा AUM पे आपको इम्पैक्ट आता है, बट अगर वही देखेंगे ये दोनों फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये 5 फंड तो मैं कहूंगा कि आंख बंद करके आप ले सकते हो, जिसमें मोतीलाल ओसवाल पे आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके फंड्स है 4 जो टॉप के ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कम रिस्क चाहते हैं मिड कैप में, और क्योंकि देखिए मोतीलाल ओसवाल को भी रिस्क है, क्योंकि फंड देखिए कितना गिर रहा है, यहाँ पे रिटर्न्स देखिए बाकी के कंपैरिजन में, तो आपको वो भी आपको एक देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये फंड्स में एज ऑफ नाउ इन फंड्स को मैं आउट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो फंड्स जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी लंबी जाना है, क्योंकि यहाँ पे से अगर आप शुरुआत करोगे 20 साल में, तो बाय द टाइम आपका 40 हो जाएगा, तो ये फंड का तो एम काफी बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, तब कितना रिटर्न्स बना पाएगा उतना एम के साथ, वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, या कोई भी बता नहीं सकता है। तो वो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये फंड्स से नए इन्वेस्टर जिनकी उम्र 20, 22, 23, 10 इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, आप इससे दूर रहिए। आप एक आध फंड इसको रख सकते हैं, और फिर एक कोई कम जिसका AUM है वैसे फंड रखते हैं, जैसे जिसमें इन्वेस्ट को सजेस्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वो ध्यान दीजिए कि क्या किस हिसाब से आपको ये बोल रहा हूँ कि कौन से फंड्स आपको किस तरह से रखने हैं। तो ये 3 फंड्स जो है इनको तो एज ऑफ नाउ मैं कह रहा हूँ, इवन एक्सिस को भी, कि आप इन फंड में अभी मत जाइए, जो आपको एक फंड रख सकते हो, एक आध फंड, बट ये जो फंड्स है अभी देखिए सारे 5 स्टार, इसमें महिंद्रा मनोलाइफ भी अभी जस्ट नया नया फंड आया हुआ है, 10 साल पूरे भी नहीं है, इसी को भी आप रिटर्न्स बना के दे रहा है। अगर आपके पास एक फंड है आप बने रहिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके बजाय बाकी फंड्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें से चूज कीजिए। ये वाला फंड भी मैं कहूंगा कि मैं नहीं, और इवन फ्रैंकलिन प्राइमा भी, क्योंकि आपके पास बाकी जो फंड्स है आपको देखिए 2 के ऊपर आपको जनरेट करके दे रहे हैं। इवन सुंदरम मिड कैप भी काफी पुराना फंड है, एक टाइम पे फंड ये मेरे पास हुआ करता था, यहाँ पे भी नंबर 4 पे है, लेकिन उसका एम बढ़ा नहीं है काफी टाइम से, बट अब उससे अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सबसे कम रिटर्न उसका ही है 10 साल में, तो इसके लिए ये इसको भी मैं करूंगा आउट। अगर आपके पास ये फंड है आप इसके साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए 3 के ऊपर भी नहीं है इसका
अल्फा, तो इसको भी मैं अभी आउट कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो आपके फंड्स मिले हैं आपके लिए, जो नए की इन्वेस्टर्स के लिए, बट इसका एम काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको भी मैं कहूँगा कि आप जो नए जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं इसमें जाइए मत। दो फंड्स है आपके पास, उसमें से अगर मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है इन्वेस्को का फंड, ईएम भी कम है। अल्फा देखिए, सॉटिनो भी ठीक है और रिटर्न्स भी सही बना के देगा आपको, ये कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि जो बंदा 20 साल की उम्र से शुरू कर रहा है उसके लिए जब तक वो 40 का होगा ये फंड 70 तक चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट यहाँ पे अगर आप शुरू करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख 1.25 लाख तक चला जाएगा। क्योंकि अगर परफॉर्म करता रहेगा तो चला ही जाएगा, बट आगे जाके किस तरह से परफॉर्म करेगा 1 लाख के बाद जब एम हो जाता है, उसमें मिड कैप्स कंपनी ढूंढना, वो फंड मैनेजर का स्किल, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है उसके अंदर जो कॉमन इन्वेस्टर नहीं समझ पाते। बट एक फंड मैनेजर को जो हम भरोसे पे देते हैं पैसा, तो उसका जो स्किल है वो यही चीज़ के लिए कि जब एम बढ़ता है तो किस तरह से आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे। यहाँ पे अभी अपना तो सही लग रहा है, बट आगे देखना पड़ेगा। बट नए इन्वेस्टर्स के लिए कहूँगा ये दो फंड्स है, काफ़ी एम भी कम है, रिस्क भी ले रहे हैं, अल्फा भी जनरेट करके दे रहे हैं। ये रिस्क थोड़ा कम ले रहा है, ज़्यादा अल्फा जनरेट करके दे रहा है। ये सब देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 3 महीने में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। यहाँ पे इन दोनों का अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो काफ़ी टफ था ये सिलेक्शन करना, बट ये 3 फंड्स के साथ आप देखो। इसमें से मैं कहूँगा जो नए इन्वेस्टर्स है एडलवेस और इन्वेस्ट का रखो, या एक इन्वेस्ट को आप HDFC रखो, तो 2 फंड्स आप चलते रहेंगे। आपको समझ में आएगा कि नया फंड और मैक्सिमम जो फंड है, या एक्सिस का रखो या कोटक का रखो, ठीक है। तो दोनों भी सिमिलर के देखना कि दोनों का इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, वो हिसाब से आपको आपका ये फंड सिलेक्शन करना है और आपकी जर्नी में काम में आएगा होपफुली ये वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए आपके पास कौन से मिड कैप्स है। मेरे पास एक्सिस का मिड कैप है और मेरे पास कोटक की इक्विटी है, जो मैंने ये इसी तरह से मैंने करके, मुझे पिछले जब कोविड का टाइम था तब मुझे पता चला कि ये 2 फंड्स बढ़िया है। मेरे पास उस टाइम L&T मिड कैप भी था, PGIM मिड कैप भी था, काफ़ी मिड कैप्स थे, और फिर ये 2 फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था, तो फिर बाकी सबको आउट करके सारा पैसा इन दोनों में डाल घुमाया था। वो तो जैसे मैंने बताया कि किस तरह से किया है, तो ये आप गलती मत करना सो दैट आपको, जो मुझे काफ़ी थोड़ा लेट कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, बट ये पोर्टफोलियो मेरा काफ़ी बढ़ चुका है और रिटर्न्स भी आ चुके हैं, बट और रिटर्न्स आ सकते थे। तो होपफुली आप ये गलती मत कीजिए और आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया वाला पोर्टफोलियो बनाइए, ये मैं चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।